हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति ने यही सोचते हुए रुद्र के रूम का दरवाजा खोला कि उसे कहानी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए वो रुद्र की तरफ देखती है। उसके पास दौड़कर उसने रुद्र को गले से लगा लिया और फपक कर रो पड़ी। आई लव यू सो मच माई डियर हबी, माई RPSR, मेरे रुद्र खड़ूस, जो भी मैं आपको बोलती थी वो सब, मुझे आपसे बेहद प्यार है, बेहद वाला। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब कब तक नाराज रहोगे? चाहे मत बनकर आओ मेरे भोले, लेकिन मुझे मेरा रुद्र तो चाहिए। अब मुझे हो गया है इस खड़ूस रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ से भी प्यार। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ आपको। अब तो आपको खड़ा होना ही होगा। आई समझ में, उसने आंखें दिखाते हुए कहा और उसके बाद गले लगकर रो पड़ी। इस दौरान उसकी सुबकियों की आवाज पूरे कमरे में फैल गई थी। वो उसके माथे, गाल और उसके बाद हाथों को चूमने लगी। कितना प्यार करते हो ना आप मुझसे, मुझे सब पता चल चुका है। आप मुझे भोंदू तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, उसने फिर से रोते हुए कहा और उसके बाद उसके गले से लग गई। इस दौरान एक बार फिर वो फबक पड़ी। कुछ देर यूं ही उसको गले लगाए हुए रोते रहने के बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे नहीं रोना चाहिए बल्कि उसे आगे की कहानी बतानी चाहिए, तो वो झट से उससे दूर हो गई और उसके बाद उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसने उसको हाथ को अपने सीने से लगा लिया और चूमते हुए बोली, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, मैं आपको बता दूं, जब तक मैं पूरे होशो हवास में रही, मैंने आपकी अदिति को किसी को छूने की भी इजाज़त नहीं दी है। तो आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। मैं आगे की बात बताना चाहती हूँ, तो फिलहाल खामखा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे पतिदेव। उसने प्यार से उसके हाथ को चूमा और उसके बाद बोली, ठीक है, मैं बताती हूँ फिर आपको आगे की कहानी। और हाँ, इस दौरान मैंने आपको हाथ के पकड़ रखा है, आप अकेले नहीं हो इस सफर पर, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद बोलना शुरू किया। उस पल वो मेरे ऊपर था। उसने एक हाथ से मेरा मुंह दबा रखा था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं और दूसरे हाथ से उसने मेरी कुर्ती फाड़ दी। तभी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जोर से उसको धक्का दिया तो थोड़ा दूर जा गिरा। शाली हरामजादी मुझे गिराएगी, बचाओ। अदिति बोलने ही वाली थी कि उसने तभी फिर से उसे दबोच लिया और उसके मुंह को दबा लिया। इस दौरान अदिति को ढंग से सांस नहीं आ रही थी। उसकी मोटी और हिरनी जैसी प्यारी आंखों में अब डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। शाली नौटंकी कर रही है। उस रुद्र में ऐसा क्या है जो तुम उस पर इतना मरती हो? तेरे रुद्र को तो मैं बाद में मार दूंगा, आज पहले तुमसे निपट लूं। उसको बचाने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है ना, तो पहले सजा तुमको ही मिलनी चाहिए। उसके बाद तू रुद्र को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू क्या चाहती थी कि रुद्र की फैक्ट्री को जलने से तू बचा सकेगी? अरे मैंने पूरी फैक्ट्री में डीजल छिड़क दिया था, एक भी चीज नहीं बचेगी, सब जलकर राख हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज मैं तुम्हारी इज्जत को खाक में मिलाता हूँ। मेरी जान, मेरी रानी, आना, उसने क्रोधित होकर कहा और उसके बाद फिर से जमीन पर पटकने की कोशिश करने लगा। इस दौरान अदिति को गुस्सा आ गया था। उसे उसके मंसूबों पर कैसे भी करके पानी फेरना था। वो उसको काबू में कर पाता तभी उसने जोर से उसके पेट पर कोहनी मारी। वो जोर से चीख पड़ा, तेरी तो कुत्ते, मेरा रेप करेगा तू? अदिति की आंखें अब गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। उसने पास पड़ी उस लाठी को उठाया और उसके बाद जोर से उसके पैर पर दे मारा। वो जोर से चीखा, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। तुमने मुझे रुद्र तक मदद पहुंचाने के लिए रोकने की कोशिश की ना, तो ले हरामजादे, मैं भी तुम्हारा वो हश्र करूंगी। अब कि तू कभी चलने के लायक नहीं बचेगा। अदिति ने क्रोधित होकर कहा और उसके बाद उसने धड़ाधड़ उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया। इस दौरान वो जोर जोर से चीख रहा था। उसके करीब बीसों वार किया था उस पर। इस दौरान उसकी टांग कई जगह से टूट चुकी थी। वो बुरी तरह से चीख रहा था लेकिन अदिति ने फिर भी नहीं छोड़ा था और अगले ही पल अदिति ने पास पड़े पत्थर को उठाया और उसके बाद जोर से उसके पैर पर दे मारा। वो एक बार फिर जोर से चीखा
उसके बाद अदिति ने लाठी को वहीं पर फेंक दिया और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ी। इधर दूसरी तरफ विराज खून से लथपथ हो चुका था। उसकी टांग पर पत्थर इतनी जोर से लगी थी कि उसका मांस तक बाहर आ गया था, लेकिन फिर भी विराज ने खुद को हिम्मत देकर वहां से भाग जाने के बारे में सोचा। वो अच्छे से जानता था कि अदिति कुछ ही देर में वहां अपने पापा को लेकर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका पकड़ा जाना तय था, और फिर उससे सारे लोग सवाल करते। मतलब साफ था, अगर ऐसा होता तो फिर नयनतारा के साथ साथ उसका बाप और वो सब जेल में चले जाते। यही वजह थी कि वो दर्द में कहराने के बावजूद भी गेहूं के खेत से रेंगते हुए जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने पापा के पास पहुंच गई। उसने जोर से अपने पापा को आवाज लगाई, और यही वो एक वजह थी जिसके लिए आपने मुझे सदा से ही दोषी माना था। आपको लगता होगा जैसे मैंने जानबूझकर पापा को वक्त पर नहीं भेजा था। एक दोस्त होकर मैंने आपके साथ धोखा किया था, लेकिन जरा सोचिए, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा था? आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि उस वक्त भला मैं वहां कैसे पहुंच गई थी, कैसे मैंने अंदर जाने से रोक लिया था। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं उस दिन मैंने ही तो डीजल नहीं छिड़का होगा वहां, और उसके बाद मैंने ही धमाका करवा दिया हो। आप कुछ भी सोच सकते हैं, ये तो मुझे पता है। मैंने आपकी नफरत को भी प्यार समझकर कबूला है, लेकिन मैं हमारे रिश्ते की कसम खाकर कहती हूँ, ये सब सच था। आपकी सौतेली माँ की साजिश में फैक्ट्री जली थी। मैंने उस दिन आपको आग बुझाने से इसलिए रोका था क्योंकि मैं डर गई थी। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं आपको आग बुझाने से रोक रही हूँ। सवाल कुछ भी आ सकता है दिमाग में आपके, लेकिन जवाब अब शायद सारे मिल गए होंगे। खैर, आगे क्या हुआ ये भी जान लीजिए। विराज को पीटने के बाद मुझे 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गई थी। वहां पहुंचने के बाद भी मैं इतना डर गई थी कि मैं कई देर तक पूरी बात नहीं बता सकी थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटना पहली बार हुई थी, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस वक्त। इस दौरान मैंने आपके साथ हुई ज़ोर ज़बरदस्ती के बारे में किसी को नहीं कहा था, क्योंकि विराज ने जो मेरे साथ करने की कोशिश की थी उसका बदला मैं ले चुकी थी, और ऊपर से उस वक्त मेरी पहली प्रायोरिटी आपको फैक्ट्री को बचाना था। पापा को मैंने यही बताया, जिसके बाद वो सभी आदमियों के साथ दौड़कर आपकी फैक्ट्री की तरफ गए। इधर दूसरी तरफ से मैं दौड़कर मेरे घर पहुंच पाती, उसी वक्त पता नहीं कैसे मैं अचानक ही बेहोश हो गई, और फिर वो इतना बोलते-बोलते रुक गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने इस दौरान रुद्र को गले से लगा लिया। रुद्र की हार्ट बीट्स कुछ देर के लिए तो बढ़ी थी, लेकिन अब सब नॉर्मल हो गया था। उसने उसे फिर से अपने गले से लगा लिया और उसके बाद उसके हाथों को चूमा। वो दिन सच में कितने बेकार थे ना। हमारी हंसती-खेलती जिंदगी, हमारे प्यार, और जो फैक्ट्री आपके पापा ने बड़े प्यार से खड़ी की थी, उन सबको तबाह कर दिया था। और वो भी एक औरत के स्वार्थ ने। कितने सपनों को तबाह किया था आपकी उस कमीनी सौतेली माँ ने। आपके लिए तो फिर भी आसान है उसके बीच में जीना, क्योंकि आपको उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मेरा क्या, सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो वो और भी ज़्यादा आपके घर में अपने पैर जमा चुकी है। 7 साल, पूरे 7 साल बीत चुके हैं उस घटना को। इतना बड़ा कुकर्म करने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है, और आपने उससे भी बड़ा बिज़नेस अपने बलबूते पर खड़ा कर लिया। कैसे? क्योंकि आपके पास किसी के बारे में बुरा सोचने का वक्त नहीं था। जो इंसान किसी का बुरा सोचता है ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है, सिवाय लोगों के बारे में बुरा सोचने के, और ये 100% सच है। आपने जो हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया था। कोई आपके आसपास नहीं है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दिस। और आप इस प्रॉपर्टी के इकलौते अधिकारी हो, इस पर आपका खुद का हक है। मुझे आपकी कंपनी कोई बड़ी पोस्ट क्यों नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरा मानना था ये जो कुछ भी किया है ना, वो आपने अपने बलबूते पर किया है। ऐसे में मुझे आपकी मेहनत में जरा सी भी हिस्सेदारी नहीं चाहिए होगी। हाँ, आप मुझे पोस्ट दे रहे हैं, मैं उसे देख रही हूँ। मैं काम भी करूँगी, लेकिन पैसा मैं उस पोस्ट के हिसाब से नहीं लूँगी, बल्कि मेरे काम के हिसाब से लूँगी। जिस दिन मुझे लगने लग जाएगा मैं उस पोस्ट के लेवल का काम करने लगी हूँ, उस दिन मैं खुद उतने पैसे लेने लग जाऊँगी। खैर, अब मैं क्यों ये सब बात कर रही हूँ, पहले आप ठीक तो हो जाओ ना। मुझे सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। अब इतना मत तड़पाओ, मुझे सच्ची में बहुत गिल्ट फील हो रहा है। भला इतना भी कोई नाराज होता है क्या? उसने इतना कहा और एक बार फिर उसको गले से लगाकर वो रोने लग गई। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर उन्हीं दिनों में खो गई थी।
पूरा एक दिन बीत चुका था। अदिति के बेहोश हो जाने के बाद उसे तुरंत बनारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मेंटल कंडीशन उसके डर को देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। वो काफी बेचैन सी रहने लगी थी। एक दिन बीत जाने के बाद भी रुद्र उसके पास कोई फोन नहीं आया था, तो उसे काफी बुरा लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो उसे रुद्र को लेकर हो रही थी। आखिर इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद वो कैसे खुद को संभाल सकेगा, और सबसे बड़ी बात, वो कैसे अपने पापा को संभालेगा। ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे। इस दौरान उसके पिताजी ने उसको कॉल करके बताया कि वो किसी को लेकर भी फिक्र ना करे, वहाँ सब ठीक है। हालांकि उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हो गई थी, लेकिन फिर भी रुद्र के पिताजी को इस बात की खुशी थी कि रुद्र बच गया था, सब ठीक था। लेकिन अदिति, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अब भी किसी बड़ी अनहोनी की होने की आशंका हो रही थी। उसे रुद्र को लेकर अब भी काफी डर लग रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि उसकी रुद्र से बात नहीं हो पाई है। हॉस्पिटल वाले भी उसके स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से किसी और से ज़्यादा बात नहीं करवा रहे थे। वो वहाँ खुद को कैद महसूस कर रही थी, और इन सब में उसे अगर सबसे ज़्यादा किसी की फिक्र थी तो वो था रुद्र। माँ के नाम पर धब्बा लगाने वाली उसकी सौतेली माँ क्या ऐसे ही शांत बैठ जाएगी? क्या होगा उसके बेटे विराज और उसके पति का अगला कदम? क्या विराज को जो दर्द उसने दिया था उसको वो भूल पाएगा? ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे उसके दिमाग में जो कौंध रहे थे, और उनके जवाब सिर्फ वक्त के पास थे। इधर एक तरफ जहां लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती हो रखी अदिति को रुद्र की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी सौतेली माँ रुद्र के साथ कुछ बुरा ना कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ बनारस के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में विराज के पिता ने विराज को इमीडिएटली भर्ती करवा दिया था। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो रखा था। वो बड़ी मुश्किल से उस वक्त गेहूं का खेत पार करके आगे पहुंचा। चारों ओर उस वक्त खून ही खून फैल चुका था, लेकिन वो मजबूर था। अगर वो वहां रुक जाता तो वहीं पर मर ही जाता, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन जैसे-तैसे करके वो अपने पिता की नज़रों में आने में कामयाब हो गया था। उसके बाद उसके पिता ने उसे अपने कंधों पर उठाकर लिफ्ट के जंगल से होकर पास के एक गाँव में पहुँचा, जहाँ से उसने एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते विराज बुरी तरह से बेहोश हो गया था, और यही वजह थी कि उसके पिता काफ़ी टेंशन में आ गए थे। उसने इस दौरान नयनतारा को भी कॉल नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था उनके घर में सब फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद एक साथ ही होंगे। यही वजह थी कि अब उसे खुद को कैसे भी करके संभालना था। रास्ते में विराज ने उसे ये सब बता दिया था कि वो रुद्र की गर्लफ्रेंड अदिति को सबक सिखाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और वो भागने में कामयाब हो सकी थी। लेकिन ये बताते-बताते ही वो बेहोश हो चुका था। मैं उस कमीनी अदिति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा विराज, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम बस ठीक हो जाओ। विराज का पिता उसके रूम के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। उसकी हालत खराब थी। वो इमरजेंसी में भर्ती था। विराज का खून काफी ज्यादा बह चुका था, और इस वजह से डॉक्टर को उसे काफी ज्यादा खून चढ़ाना पड़ा था। इस दौरान उसने एक्सीडेंट का केस ही बताया था, ना कि ये कि उसे किसी लड़की ने पीटा था, क्योंकि ऐसे बताए जाने पर निश्चित तौर पर पुलिस जांच करती। उसका पिता विराज के बारे में सोचकर ही काफी गुस्सा था। वो उस वक्त बस उसे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान वो उसे बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ये बात तो वो भी जानता था। वो उस वक्त यही सोच रहा था, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि रुद्र मरा नहीं था। ये बात विराज ने उसे बता दी थी। उनका नुकसान इतना नहीं हुआ था। इस प्लान में फैक्ट्री भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसे वो जलाना नहीं चाहते थे। लेकिन रुद्र को मारने के लिए ये सब तो उन्हें खोना ही था। लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऊपर से विराज की हालत जो अदिति ने की थी वो बहुत खराब थी। मतलब उनका प्लान पूरी तरह से पिट गया था। वो अपने सिर को दोनों हाथों में लेकर पीट रहा था। तभी विराज के कमरे का दरवाजा खुला। उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो उसे पता चला इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आया है। वो दौड़कर उसकी तरफ गया और बोला, डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा बेटा? आपके बेटे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुझे ये बताते खेद महसूस हो रहा है कि आपके बेटे का एक पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, और कई जगहों से हड्डियों के टूट जाने के चलते अगर हम रोड भी डालेंगे तो भी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुझे लगता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें उसके पैर को नीचे से काटना पड़ेगा। हम आज सुबह तक ऑपरेशन करेंगे। विराज को अभी होश तो आ चुका था। उसे दर्द ना महसूस हो इसलिए हमने इंजेक्शन लगा दिए हैं।
आप उससे मिलना चाहे तो आधे घंटे बाद मिल सकते हैं, डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या हम किसी भी तरह से उसका इलाज नहीं कर सकेंगे? इस तरह से तो वो चल नहीं सकेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चल तो नहीं सकेगा, लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी सीरियस इंजरी होने के बावजूद भी वो अब जिंदा है, वरना मोस्ट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा खून बहने के बाद पेशेंट किसी भी हाल में नहीं बच सकता है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर वहां से चला गया, तो वहीं पीछे से वो बुरी तरह से रोने लगा। उसने गुस्से में जोर से बर्थ पर अपने हाथ को पटका और रोते हुए बोला, अदिति, मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके ही रहूंगा। मैं मेरे बेटे विराज का बदला लूंगा। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, जिसके बाद उसने अपने फोन को जल्दी से जेब से बाहर निकाला और उसके बाद नयनतारा को कॉल लगाने लगा। तभी एक ख्याल ने उसे कॉल करने से रोक लिया। लगता है वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब होगा। मैं अगर उसे अभी कॉल करूंगा तो वो पकड़ी जा सकती है। वहाँ पुलिस भी तो आई होगी ना। हे भगवान, बस वो ठीक हो। आखिर एक दिन बीत गया, लेकिन उसने अब तक फोन क्यों नहीं किया? उसने बड़बड़ाते हुए एक बार फिर फोन को जेब के अंदर डाल लिया। इस दौरान वो नयनतारा से बात करके उसे वो सब बता देना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो विराज को लेकर भी बताना चाहता था, क्योंकि ऑपरेशन का पूरा पैसा उसके पास नहीं था। नयनतारा भी छिपकर उन्हें इतना पैसा नहीं भेज पा रही थी जितना उनको चाहिए था। ऐसे में ऑपरेशन और हॉस्पिटल के बिल का पैसा नयनतारा उन्हें भेजेगी, इसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल तो उसे उसके कॉल का इंतजार करना था। इस दौरान उसके दिमाग में ये सवाल था कि आखिर रुद्र के घर में अब क्या हो रहा है। फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद वहाँ का माहौल कैसा है? शाम हो चुकी थी। आसमान में उस वक्त घने बादल छाए हुए थे, इस वजह से अंधेरा होने लगा था। बनारस में रुद्र के फार्म में बने उनके घर में जब से फैक्ट्री में आग लगी थी, उस वक्त से माहौल काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। माया और उसकी माँ दोनों ही फैक्ट्री के जल जाने का झूठा शोक मना रही थी, तो वहीं रुद्र के पिताजी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। हालांकि बीमा कंपनी ने उन्हें क्लेम मिल जाने वाला था, लेकिन क्लेम मिलने के बाद भी तो शायद वो उतनी अच्छी फैक्ट्री फिर से वैसे ही तैयार नहीं कर पाएंगे। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। ऊपर से उनकी वजह से अदिति के पापा का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाने वाला था, क्योंकि उन्होंने अदिता के पापा के साथ टाई अप कर रखा था। वो उस वक्त घर के अहाते वाले गार्डन में बैठे हुए थे, तो वहीं रुद्र मन हल्का करने के लिए खेतों में गया हुआ था। उस वक्त तक ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठंडी हवा के थपेड़े उनके बदन पर वार कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों उसका वहां से खड़े हो जाने का मन नहीं कर रहा था। वो उस आम के पेड़ के पास बैठा हुआ था। उस वक्त उसके पत्ते काफी ज्यादा गिर चुके थे। वो एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है और मायूस होकर फिर से उसने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ कर लिया। उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। पिछले 2 दिनों से उसने अदिति के हालचाल को जानने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि उसे लग रहा था अदिति ने जानबूझकर अपने पापा को वक्त पर नहीं भेजा था। वो उससे काफी खफा था और उससे ढंग से बात तक नहीं करना चाहता था। तुमने सही नहीं किया अदिति। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी मदद के लिए लोगों को भेजना था। वो बड़बड़ाया। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में वही सीन बार बार घूम रहा था, जब फैक्ट्री जल रही थी और अदिति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। यही नहीं, आग जब पूरी तरह से भड़क गई थी, तब भी उसने आग बुझाने में उसकी कोई मदद नहीं की थी। हालांकि वो समझ सकता था उस वक्त अदिति काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी उसे उसकी मदद तो करनी चाहिए थी। ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे जो उसके दिमाग में कौंध रहे थे। उसके दिमाग में ये सवाल भी कौंध रहा था कि आखिर 2 किलोमीटर दूर ही तो था उसका घर। फिर उसके पापा 30 मिनट से ज्यादा देर बाद वहां कैसे पहुंचे? आखिर क्या वो फॉर्मेलिटी करने के लिए वहां आए थे? जब तक वो पहुंचे थे तब तक तो फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके बाद वो बुरी तरह से रोने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं देखा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उस फैक्ट्री में आग ही उसे मारने के लिए लगाई गई थी। वो तो अदिति की वजह से बच गया था, वरना उसकी मौत निश्चित थी। हालांकि जिस अदिति ने उसे उस पल बचाया था, वो उससे ही गुस्सा था। इस दौरान वो सब याद करके रो रहा था। उस रोज जब फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी, तो उसके बाद रुद्र का अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो अपने पापा की मेहनत को धूं धूं करके जलते हुए देख पा रहा था। जब उसके पापा ने उसे चलने के लिए कहा, तो वो गया ही नहीं था। देर रात को घर पहुंचने के बाद उसने खाना नहीं खाया। पुलिस और बीमा कंपनी फैक्ट्री की पड़ताल करने के लिए आज सुबह आए थे। उसके पापा ने सब कुछ बताया। पुलिस भी इस कारण का पता नहीं लगा सकी थी कि आखिर फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी।
हालांकि उन्होंने संभावित कारणों में यही लिखा था कि शायद फैक्ट्री में कोई स्पार्क हो गया था और इस वजह से आग लग गई थी, लेकिन रुद्र के दिमाग में उस पल कुछ और ही चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि आग लगने से पहले आखिर अदिति ने उसे अंदर जाने से कैसे रोका था। उसे कैसे पता चला कि फैक्ट्री में आग लगने वाली है। ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? वो इसका जवाब डालने के लिए अपने दिमाग पर जोर देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फाइनली जब अंधेरा काफी ज्यादा हो गया और ठंड बढ़ने लगी, तो वो वहां से खड़ा हुआ और उसके बाद अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान वो काफी धीमे धीमे चल रहा था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो ना खुद को संभाल पा रहा था, ना ही अपने पापा को कोई सांत्वना दे पा रहा था। हालांकि उसकी सौतेली माँ ने जरूर उसके पापा को प्यार से समझाया था कि हम फैक्ट्री फिर से शुरू करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक दिखावा मात्र था। वो धीरे धीरे घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र फैक्ट्री के उस रास्ते पर बिखरे खून पर पड़ी, जिसे देखकर वो तुरंत रुक गया। ये खून, भला ये खून किसका है? और ये गेहूं की फसल इतनी खराब कैसे हो गई? गेहूं की फसल को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां लड़ाई हुई होगी। वो काफी जगह से खराब हो चुकी थी और वहां खून बिखरा पड़ा था। ये शब्द देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये फसल इतनी खराब हो रखी है। उसने कुछ देर वहां इधर उधर देखा और लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं लगा। फाइनली वो वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान उसकी रफ्तार अब भी काफी धीमी थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन फिर भी उसके पैरों ने मानो जवाब दे दिया था। उसके चेहरे पर छाई हुई निराशा साफ झलक रही थी। उसका एक मन कर रहा था वो गला फाड़कर रो ले। आग लगने के बाद वो एक भी बार अपने पापा से नहीं मिला था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानता था जितना वो परेशान है उससे कई ज्यादा उसके पापा परेशान होंगे। ये सच भी था। जहाँ एक तरफ वो काफी दुखी नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पापा भी गार्डन में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उनका उनका घर के अंदर आने का मन नहीं कर रहा था, मानो उनको घर खा जाएगा। वहीं उस वक्त नयनतारा के चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई थी। वो और माया काफी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि फैक्ट्री जल गई थी, बल्कि इसलिए कि रुद्र जिंदा बच गया था। जब फैक्ट्री में आग लगी और सबने हो हल्ला किया, तो नयनतारे को खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि रुद्र अब जलकर खाक हो चुका है, लेकिन जब शाम को वो घर आया तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वहां बहुत सारे लोग थे, इस वजह से वो कल अपने पति को कॉल करके पूछ नहीं सकी थी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते वो जिंदा बच गया। उसका एक मन तो कर रहा था वो रुद्र का गला घोंटकर वहीं मार दे, लेकिन ये सब करना इतना आसान थोड़े ही न था। उसके बाद रात में उसने करने के बारे में सोचा, लेकिन रुद्र के पापा उसके रूम में थे। वो उस वक्त ये रिस्क नहीं ले सकती थी। विराज की तरफ से भी फैक्ट्री में आग लगने के बाद क्या हुआ है, इसको लेकर कोई कॉल नहीं आया था, और यही वजह थी कि अब वो सुबह से ही काफी परेशान थी। इस दौरान उसने माया से कहा, माया, हाँ मॉम, बाहर जाकर देखो कोई आसपास तो नहीं है ना। ठीक है, वो इतना बोली और उसके बाद बाहर देखने के लिए चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ नयनतारा ने खिड़की खोलकर इधर उधर देखा। घर के पीछे की तरफ कोई नहीं था, ना ही आगे की तरफ। मौसम खराब होने के चलते खेत में काम करने वाले मजदूर अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे। तो वहीं फैक्ट्री के जल जाने के चलते बाकी का काम तो ठप पड़ ही चुका था। यही वजह थी कि अब उनके घर में नयनतारा, माया, रुद्र के पापा के अलावा और कोई नहीं था। दादी जी फैक्ट्री जलने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, इस वजह से वो बनारस में भर्ती थी। हालांकि उनकी स्थिति काफी ठीक थी और वो सुबह तक वापस आ जाने वाली थी। एक नौकर जो उनके घर में खाना बनाता था, उनके घर में भी काम होने के चलते वो चला गया था। मतलब घर में शमशान की सी शांति छाई हुई थी। वो अपने फोन से अपने पति को कॉल लगाने से पहले माया के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी माया ने दरवाजा खोला। मोम, बाहर पापा के अलावा और कोई नहीं है, वो भी गार्डन में बैठे हुए हैं। पापा मत बोलो उसे, शिवेश सिंह है वो। ओके ठीक है। वो कहाँ है? गार्डन में। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल लगाया। कुछ ही देर में घंटी जाने लगी। सामने से नयनतारा के पति ने उसका कॉल पिक किया। हेलो। हेलो नयनतारा, सामने से उसका पति बोला। उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। क्या हुआ? आप काफी उदास नजर आ रहे हैं। होना क्या है नयनतारा, हमारी किस्मत हर बार हमें दगा दे जाती है, उसने रोते हुए कहा। हुआ क्या है, कुछ बताओगे? वो नयनतारा, दरअसल उसके बाद उसने सब बताया कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था।
वो रोते हुए पूरी कहानी बताने लगा कि उस दिन उन्होंने तो सोच लिया था कि रुद्र मर चुका है, लेकिन रुद्र असलियत में मरा नहीं था। उसे अदिति ने ऐन वक्त पर आकर बचा लिया था। यही नहीं, उसके बाद जब रुद्र ने अदिति को मदद लाने के लिए उसके घर की तरफ भेजा, तो विराज ने उसे सबक सिखाने के लिए उसका रेप करना चाहा, लेकिन उल्टा अदिति ने उसको बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके चलते उसका पैर काटना पड़ा। यह सब सुनकर नयनतारा की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई। वो क्रोधित होकर बोली, इस कमीनी अदिति को तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। इसने मेरे बेटे की ये हालत कर दी है, इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, हाँ नयनतारा, हमेशा ही करेंगे। अदिति से तो हम बदला ले लेंगे, लेकिन रुद्र का क्या करें? अदिति ने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। उसका इलाज भी होगा और अच्छे से होगा। तो क्या हुआ? अदिति ने एक बार रुद्र को फैक्ट्री में जलने से बचा लिया, तो क्या हुआ? उसके बच जाने से रुद्र की जायदाद अब माया के नाम नहीं होगी। तो क्या हुआ? हमारी साजिशें बार बार फेल हो रही है और वो सपोला रुद्र बच रहा है, लेकिन कब तक? उसकी किस्मत उसे कब तक बचाएगी? हम इस बार मारेंगे उसे, और इस बार हम अदिति और रुद्र दोनों को ही जान से मारेंगे। उन्हें हम ऐसी मौत देंगे कि शिवेश की भी रूह कांप जाएगी। नयनतारा ने क्रोधित होकर गुस्से में ये सब जोर से कहा। नयनतारा ने उस वक्त गुस्से में ये सब बक तो दिया था, लेकिन वो भूल गई थी कि दरवाजे पर कोई और भी सुन सकता है। ये सब बोलने के बाद उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसके सामने कोई और नहीं, रुद्र के पापा थे। गुस्से के मारे उनका मुंह लाल हो चुका था। नयनतारा ने जैसे ही दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनी, उसने अपनी नजरों को उठाकर देखा। अपने सामने रुद्र के पापा को देखते ही वो सकपका गई। उसका पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसके पति और उसकी बातें रुद्र के पापा ने सुन ली है। यही वजह थी कि गुस्से के मारे उनका चेहरा लाल हो रखा था। उसने पहली बार रुद्र के पापा को इतने गुस्से में देखा था। अपने सामने उन्हें इस तरह से देखकर नयनतारा के हाथ से फोन छूट गया था, तो वहीं माया भी कांपने लगी। हेलो नयनतारा, हेलो, क्या हुआ डार्लिंग? तुम कहाँ चली गई? यार बताओ तो सही। सच कहूँ तो अब तो मुझे अदिति और रुद्र से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि मन करता है अभी के अभी उधर आऊं और उन दोनों का गला घोंटकर उन्हें मार दूं। खासकर उस अदिति को। उसने हमारे बेटे विराज का क्या हाल बना दिया है। अब वो कभी जिंदगी में चल नहीं सकेगा। कीड़े पड़ेंगे उसको, देखना तू। एक वही है जिसने रुद्र को फैक्ट्री में जलने से बचाया था। उसने हमारे प्लान को चौपट कर दिया। अगर वो उसे नहीं बचाती तो आज रुद्र मर चुका होता, और फिर वो शिवेश सिंह अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी माया के नाम कर देता। उसके बाद तो तू जानती ही है हम क्या करते। सामने से उसका पति बोल रहा था। फोन के स्पीकर से उसकी सारी बात रुद्र के पापा को आसानी से सुनाई दे गई थी। उसे नहीं पता था कि नयनतारा के सामने रुद्र के पापा खड़े थे। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही नयनतारा ने जल्दी से नीचे झुकी, और उसके बाद उसने फौरन कॉल को कट कर दिया। अजी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, वो मेरे दोस्त हैं। नयनतारा ने टॉपिक बदलने की कोशिश की। अच्छा दोस्त, ये ऐसा कौन सा दोस्त है जो मेरे बेटे को मारने की बात कर रहा है? रुद्र के पापा ने क्रोधित होकर जोर से एक उसके तमाचा मारा। पापा, अपनी गंदी जबान से मुझे पापा मत बोल। तुम दोनों माँ बेटी इस कद्र गिरी हुई हो, मुझे तो पता नहीं था। पहले तुमने मुझे अपने हुस्न की जाल में फंसाया, और उसके बाद तुमने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। तू तो बोल रही थी कि तेरे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तू अकेली है तेरी बेटी के साथ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। क्या क्या नहीं दिया था मैंने तुम्हें नयनतारा। तेरी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के टॉप स्कूल में भेजा। तुम्हें खर्चे के लिए मैंने लाखों रुपए दिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। जायदाद के चक्कर में तुम ये भी भूल गई कि जो रुद्र तुम्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा मानता है, तुम उसे ही साजिश के तहत फैक्ट्री में आग लगाकर उसे जलाना चाहते थे। ये तो भला हो उस बच्चे का जिसने मेरे बेटे को बचा लिया, वरना तुमने तो पूरा प्लान बना लिया था उसकी जान लेने का। यही वजह थी ना कि तुमने मुझे फैक्ट्री में जाने से मना किया था, वो रुद्र को भेजा था। हे राम, कशायन है तू। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। रुद्र के पापा के बोलते बोलते गला रुंध गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना बड़ा धोखा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो नयनतारा को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक बार फिर
गुस्से में जोर से उसके थप्पड़ मारा। तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह पहुंचाकर ही रहूंगा नयनतारा। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, ऐसा ना करो जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। वो उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, ये गलती नहीं है, ये साजिश है। नागिन को चाहे जितना दूध पिला दो, वो डसने का स्वभाव नहीं बदल सकती है। और तू एक माँ नहीं, नागिन है नागिन। तुमने माँ का नाम पर दाग लगाया है। तुम्हें तो माफी किसी भी हाल में नहीं मिल सकती है नयनतारा। उन्होंने क्रोधित होकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए, जिसके बाद नयनतारा पीछे की तरफ खिसकी। तभी माया उनके कदमों में गिर गई। पापा, मम्मी को माफ कर दो। माया ने भी उनके पैर पकड़े। चुप कर, तुम्हें तो सब मालूम था ना, तू तो खुद इस साजिश में शामिल थी। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें उस भाई के साथ धोखा करने के बारे में सोचते हुए, जो भाई तुम्हें अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता है। तुमने उसके साथ ही धोखा करने के बारे में सोचा। आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने तो खुद चलकर मुझे बताया था कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें एक अच्छे स्कूल में डाला जाना चाहिए ताकि तुम होशियार हो सको, तुम्हारी पढ़ाई का स्तर अच्छा हो सके। मेरा अपना बेटा होने के बावजूद भी वो कम सुविधाओं वाले स्कूल में पढ़ता रहा और तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया। भला क्या क्या नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए। अगर मैंने तुम लोगों को ना संभाला होता तो गरीबी में मरती, लेकिन नहीं, मैंने तो संभाला ही कहाँ था। एक पैसे वाली आदमी को फंसाने की जालसाजी जो थी तुम्हारी माँ की। रुद्र के पिताजी की आंखों में आंसू थे। आज उनका दिल ही टूट गया था। नयनतारा ने जो किया था उसे जानकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। भला वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है, यही बात उन्हें अब तकलीफ दे रही थी। इस दौरान वो गुस्से में नयनतारा को घूरकर देख रहे थे। उनका फोन घनघना रहा था। उसका पति उसे अब भी कॉल कर रहा था। एक पल के लिए रुद्र के पापा ने फोन की तरफ देखा, उसके बाद बोले, ये तुम और तुम्हारे पति की साजिश थी ना? तुम सब देखना, अब जेल की चक्की पीसोगे। तुम लोगों को मैंने जेल में न सड़ाया तो मेरा नाम शिवेश सिंह नहीं। तुमने मेरा अच्छा रूप देखा है, बुरा नहीं। बस आज रात की बात है। आज सुबह तुम रह लो इस घर में। सुबह होते ही तो तुम लोगों को मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा, क्योंकि राठौड़ फैमिली रात में अपने दुश्मन को भी अपने घर से नहीं निकालती है। खैर, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी नयनतारा। रुद्र के पापा ने इतना कहा और उसके बाद वो उसके रूम से बाहर निकल कर आए। इस दौरान नयनतारा ने देखा वो गोडाउन की तरफ जा रहे थे, जो फैक्ट्री के पास ही बने थे। वो वहीं दूसरी तरफ रुद्र खेतों से होकर उनके घर वाले रास्ते की तरफ धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। उसे पता नहीं था उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। वो इन सब से अनजान था। उसे तो लगा था उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन दिल की बहुत अच्छी है, यही वजह थी कि वो उनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता था। लेकिन उसे क्या पता था नयनतारा जो रूप अपना उसके सामने दिखाती है वो असलियत में वैसी नहीं है। वो तो उस वक्त अदिति को ही दोषी ठहरा रहा था कि उसने वक्त पर उसे मदद नहीं भेजी थी, वरना उनकी फैक्ट्री बच सकती थी। इस दौरान वहां काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। आसमान में जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। रुद्र के पापा काफी ज्यादा अपसेट थे। उन्होंने इस दौरान नयनतारा और उसकी बेटी माया को अकेला छोड़ दिया था। वो इतने अपसेट थे कि इस चक्कर में उन्होंने नयनतारा और माया दोनों को ही लोग भी नहीं किया था, और ये भी नहीं सोचा था कि कहीं वो दोनों भाग ना जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जिनको बेहद प्यार करे और वही इंसान उसके साथ दगा कर ले, तो फिर इंसान को यकीन नहीं हो पाता कि क्या सच में उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। और वो यही यकीन नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने दुखी होकर अपने सबसे जिगरी यार भानु प्रताप सिंह यानी अदिति के पापा को कॉल लगाया। हेलो हेलो शिवेश, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में ऐसी रूखी सूखी सी क्यों लग रही है? यार, मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। कैसा धोखा? तुम परेशान लग रहे हो। टेंशन ना लो, मैं हूं ना। अदिति के पापा ने उन्हें सबल देते हुए कहा। क्या तुम मुझसे मेरी फैक्ट्री के गोडाउन में मिल सकते हो? इस वक्त मौसम खराब है यार। यार, मैं तुम्हारे साथ अकेले में डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ फिर। अदिति के पापा ने इतना कहते हुए कॉल कट कर दिया और उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च ले ली थी ताकि उन्हें अच्छे से दिखाई दे जाए। उन्हें इस तरह से परेशान हुआ देखकर अदिति की माँ बोली, क्या हुआ? आप जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? वो शिवेश बुला रहा है, उसे कोई जरूरी बात डिस्कस करनी थी।
पर इस वक्त मौसम कितना खराब है। हाँ, पर वो थोड़ा परेशान लग रहा है। मैं अभी जाकर वापस आ जाऊंगा। शायद फैक्ट्री के जल जाने की वजह से परेशान है। अच्छा, पर न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अदिति की माँ ने फिक्र करते हुए कहा। तुम भी ना तारा, फालतू में सोच रही हो। अभी मैं जाकर आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। अदिति के पापा ने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से निकल पड़े। तो वहीं पीछे से अदिति की माँ के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उन्हें पता नहीं क्यों किसी अनहोनी की होने की आशंका हो रही थी। उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के पापा अब उनकी फैक्ट्री से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बेहद खराब था। ठंडी हवा के थपेड़े उनके बदन पर वार कर रहे थे। यही वजह थी कि ठंड के मारे वो काफी धीरे धीरे कच्चे रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे थे। आखिर सिवेश को ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो उसने इतने खराब मौसम में मुझे गोडावन में बुलाया है। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अब भी कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे थे। आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया है। इधर जहां वो सब सोचते हुए गोडावन की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के पापा वहां पर पहुंच गए थे। वो दूसरे रास्ते से उस ओर आए थे, इस कारण रुद्र उन्हें रास्ते में नहीं मिला था। इसी दूसरी तरफ ठंड बढ़ जाने की वजह से रुद्र काफी परेशान नजर आ रहा था। उसका घर जाने का न जाने क्यों मन नहीं कर रहा था। इतनी ठंड में भी वो खेत की एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और आसमान में चमकती बिजलियों को देख रहा था। उसे अब जिंदगी काफी टफ नजर आ रही थी। यही नहीं, उसे अदिति की भी याद आ रही थी। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालना चाहता था, लेकिन वो तो आई भी नहीं थी। उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि भला उस दिन उसने उसे फैक्ट्री में अंदर जाने से कैसे रोका था। क्या उसे पहले से ही पता था? अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल उसको परेशान कर रहे थे और इन सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थी अदिति, जो फिलहाल लखनऊ में भर्ती थी। इधर जहां वो अब भी वहीं पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर नयनतारा और उनकी बेटी माया दोनों ही काफी परेशान थे। कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो ऐसे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो फिर निश्चित तौर पर पुलिस अगले दिन उन्हें पकड़कर ले जाएगी। उसके बाद विराज और उसका पति भी नहीं बच सकेगा। यही वजह थी कि नयनतारा ने माया से पूछा, अब क्या करे माया? अब तो कल हम दोनों को पुलिस पकड़ लेगी। उसने माया से पूछा ही था कि तभी एक बार फिर उसका फोन घनघनाया। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसका पति उसे कॉल कर रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो, नयनतारा हिचकिचाते हुए बोली। हुआ क्या है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? विराज को होश आ चुका है, वो तुमसे बात करना चाहता था। उसने गुस्से में तमतमाते हुए पूछा। यू डोंट नो यहाँ पर क्या हुआ है? सब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो शॉक्ड होकर बोली। वो दरअसल जब हम बात कर रहे थे तब नयनतारा ने सारी की सारी कहानी अपने पति को बता दी थी कि आखिर उस वक्त क्या हुआ, कैसे रुद्र के पापा को पता चला और अब वो क्या बोलकर गए हैं। आर यू मैड? तुम पागल हो? तुम दोनों ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो आ रहा है? आखिर अब क्या होगा? उसने क्रोधित होकर कहा। वो मैं परेशान थी ना, सो इस परेशानी में मैंने देखा ही नहीं कि उसने हमें देख लिया है या नहीं। हे भगवान, अब तो सब गड़बड़ हो गई है। अब क्या होगा? उसके पति ने कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। विराज को भी उसने पूरी बात बता दी थी कि उसके यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। ये सब जानने के बाद विराज बोला, अच्छा मुझे दीजिए फोन। विराज ने फोन लिया और बोला, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रुद्र के पापा को मारने के अलावा। वाट, तुम पागल हो क्या विराज? उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा। मैं पागल नहीं हूँ। अगर हमने उसे नहीं मारा तो फिर निश्चित तौर पर वो सबको बता देगा। जैसा कि आपने बताया, ये बात आप तीनों के बीच ही हुई थी, यानी घर में किसी और ने नहीं सुनी थी। ऐसे में अब रुद्र के पापा को मारना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम उसे मार देते हैं तो यह राज राज ही रह जाएगा। हमें कैसे भी करके उसे मारना है, वरना हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी मोम। मगर कैसे? हम उसे कैसे मारेंगे? पुलिस से कैसे बचेंगे फिर? वो बस आप बताओ कि फिलहाल कहाँ पर है? गोडावन की तरफ गया है ना? हाँ, वहीं पर ही है। ठीक है, फिर मैं पापा को अभी के अभी जल्दी से जल्दी कुछ आदमियों के साथ भेज रहा हूँ। वो उसे वहीं पर ही ठिकाने लगाएंगे। तब तक मैं सबूत मिटाने का प्लान सोच रहा हूँ। पापा, ये फोन आप मुझे दे दो। आप कोई और फोन ले आओ यहाँ से। मुझे उस फोन से कॉल करना, जिसके बाद मैं जैसे बताऊँ सब वैसे ही करते जाना। विराज ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा। लेकिन अगर हम उसको मार देंगे तो फिर जायदाद हमारे नाम कैसे होगी? उसकी माँ नयनतारा ने पूछा।
वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमारे पास शिवेश सिंह को ठिकाने लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने वक्त रहते उसे नहीं मारा तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज गो। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, बाय। उसने इतना कहा और उसके बाद उसका पापा उस कमरे से बाहर निकल गया। इस दौरान विराज ने प्लान को अच्छे से तैयार कर लिया था। बनारस के उस हॉस्पिटल से रुद्र की फैक्ट्री तक अगर किसी गाड़ी से जाया जाता तो करीब 20 मिनट का टाइम लगना था। इस दौरान विराज ने पहले ही अपने चाचा और 2 अन्य आदमियों को कॉल करके पूरी बात बता दी थी। यही वजह थी कि वो पहले ही गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के आगे आ चुके थे, जहां से वो चारों रुद्र के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। इधर दूसरी तरफ नयनतारा का कलेजा धक-धक कर रहा था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि क्या वो रुद्र के पापा को मार सकेंगे? अगर उन्होंने उसे मारा तो क्या वो पुलिस की नज़रों से बच सकेंगे? कहीं उन्हें पुलिस न पकड़ ले? ऐसे ही कई सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। वो कुछ देर और सोच पाती तभी उनके घर का दरवाज़ा खुला। उसने अपने रूम का दरवाज़ा हौले से खोलकर देखा तो उन्हें पता चला वो कोई और नहीं रुद्र है। वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और उसके बाद उसमें जाकर बिस्तर पर लेट गया। इस दौरान रुद्र के चेहरे पर काफ़ी मायूसी छाई हुई थी। हालांकि आज उसके पापा को मारने का प्लान बनाया गया है, इसके बारे में रुद्र को कुछ भी आइडिया नहीं था। एक मन तो कर रहा है माया इस कमीने रुद्र को भी आज ठिकाने लगा दिया जाए। उसकी माँ बोली, नहीं मॉम, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा किया तो हम फंस जाएंगे। यही नहीं, फिर हमें जायदाद भी नहीं मिलेगी। शिवेश सिंह के मारे जाने के बाद जायदाद रुद्र के नाम ही होनी है। हाँ, कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। फिर तो आज उसको ठिकाने लगाना ही है। उसकी माँ इतना बोली और उसके बाद उसने अपने पति को ये जानने के लिए कॉल लगाया कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गोडाउन में रुद्र के पापा और अदिति के पापा दोनों पहुँच गए थे। रुद्र के पापा ने फैक्ट्री के बगल में बने एक रूम को खोलते हुए कहा, आओ भानु। उन्होंने मुस्कुराकर अदिति के पापा को अंदर आने के लिए कहा। इस दौरान उन दोनों ही दोस्तों को जरा सा भी पता नहीं था कि आज उनके साथ वो होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था। अब आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी थी। रुद्र अपने रूम में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां भारी होने लगी थी क्योंकि आज वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो दोपहर से घर ही नहीं आया था। इस दौरान उसकी सौतेली माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो वहाँ कहाँ है और किस हाल में है। तो वहीं उसके पापा दिन भर पुलिस और बीमा कंपनी की तरफ से आए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान रुद्र के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। ठंड से बचने के लिए उसने कंबल को ओढ़ लिया। उसको हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था क्योंकि वो कई देर बाहर ठंडी हवा में घूमता रहा था, लेकिन कंबल ओढ़ लेने के बाद उसे गर्माहट महसूस होने लगी। उसका सिर भी दर्द कर रहा था। इस वजह से उसने अपने सिर को कंबल के अंदर दुबका लिया और आंखें मूंद ली, जिसके बाद उसकी कब आंखें लग गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुका था। सोने से पहले वो कितना अपसेट था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसने घर आने के बाद खाना तक नहीं खाया था और अभी 8 ही बजे थे, लेकिन इतना जल्दी वो सोने के लिए चला गया था। उसकी माँ नयनतारा ने आज शाम का खाना नहीं बनाया था। उसे भूख इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा था कि क्या वो लोग रुद्र के पापा को ठिकाने लगा सकेंगे। हालांकि उसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे रुद्र को इतनी गहरी नींद आई हुई थी मानो उसके सिर पर किसी तरह का नशा चढ़ चुका हो जो आज को नहीं उतरेगा। इधर जहाँ वो गहरी नींद में सोया हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ अदिति को उस पल अजीब सा डर सता रहा था। उसने दोपहर से एक बार भी रेस्ट करने के लिए अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। एक अजीब सी चिंता उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसका रो लेने का मन कर रहा था लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। पिछले 2 दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां महीनों हो गए हैं। उसके चेहरे की वो चमक दूर चली गई थी जो रुद्र के होने पर दिखाई देती थी। जब वो उसके साथ होती थी तो वो बहुत खुश होती थी, लेकिन अब उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां उसका सिर्फ शरीर है, बल्कि आत्मा तो उसकी रुद्र के पास है। हे भोलेनाथ, मेरे भोले की रक्षा करना। आपको वो कितना मानता है, मुझे न जाने क्यों उसकी आज चिंता सता रही है। कहीं उसको वो राक्षसी माँ उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसने रोकर अपने हाथ जोड़े। हालांकि न जाने उसे क्यों लग रहा था जैसे आज की काली रात उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगी। एक ऐसी तबाही जो उसे बरसों तक परेशान करेगी। लेकिन फिर भी वो लगातार ईश्वर से मन ही मन इसलिए प्रार्थना कर रही थी कि वो सब संभाल ले।
इस दौरान उसे अपने माता-पिता की भी चिंता सता रही थी। बाहर मौसम खराब हो चुका है। इसका भी उसे डर सता रहा था। आखिर ये बेमौसम बारिश भी ना ऐसे लग रहा है जैसे ये कभी बंद ही नहीं होगी। इतनी भयानक बिजलियां कड़क रही थी। वो बारिश को कोस रही थी, लेकिन यही बारिश थी जो उसे तब बहुत अच्छी लगती थी जब वो रुद्र के साथ होती थी। उसे वो सारे पल अब याद आ रहे थे जब वो रुद्र के आगे साइकिल पर बैठी होती थी और कई बार जानबूझकर साइकिल को गिरा दिया करती थी। यही नहीं, वो उसे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसे उसको सताने में ज़्यादा ही मज़ा आता था। यही नहीं, जब वो परेशान होता तो वो उसको खूब सारा प्यार भी देती। इस दौरान उसका मन कर रहा था वो उसके पास अभी दौड़कर आ जाए तो वो उसे अपने सीने से लगा ले और खूब सारा प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा रुद्र, वो यही सब सोच रही थी। इस दौरान उसने अपने गले में पहने कान्हा जी के लॉकेट को देखा। ये वही लॉकेट था जिसे रुद्र ने एक दिन उसे पहनाया था। वो उस पल को फिर से याद करके रो पड़ी थी। दौड़कर उसके पीछे उसकी पीठ पर चढ़ जाना, आहिस्ता से फिर उसके गाल पर किस करना, उसके कान को जबरदस्ती से काट लेना, वो छोटे-छोटे पल जिन्हें वो खूब एंजॉय करती थी, आज वही पल उसे बार-बार याद आकर परेशान कर रहे थे। आखिर भगवान जी, ये क्या हो रहा है? क्यों मैं रुद्र से दूर हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? फैक्ट्री में आग लगने के बाद मानो सब तबाह हो गया है। क्या वो अनहोनी होने की शुरुआत थी या फिर कुछ और? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? वो बड़बड़ा रही थी। इस दौरान उसके दिमाग में रुद्र ही छाया हुआ था। यही नहीं, उसे अपने परिवार की भी फ़िक्र हो रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी फ़िक्र में क्यों लग रहे हो शिवेश? इधर दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद अदिति के पापा ने रुद्र के पापा से पूछा। रुद्र के पापा काफ़ी परेशान लग रहे थे। इस दौरान वहाँ जोरदार बारिश हो रही थी। क्या बताऊँ यार भानु, जब अपने ही इतना बड़ा धोखा कर ले तो फिर परायों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दुखी होकर कहा। क्या हुआ, कुछ बताएगा? इतने खराब मौसम में ऐसे तो कभी नहीं बुलाया तुमने मुझे। बोलो तो सही, अदिति के पापा ने एक बार फिर उनसे प्यार से पूछा। वो दरअसल मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंटली आग नहीं लगी थी बल्कि आग लगाई गई थी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर किसने लगाई तुम्हारी फैक्ट्री में आग? अदिति के पापा ने चौंकते हुए पूछा। मेरी पत्नी नयनतारा ने। हैं? भाभी जी? भाभी जी भला ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अदिति के पापा को यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था पहले। मैंने अपने ही घर में नागिन को पाला था। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसने रुद्र को मारने के लिए यह प्लान बनाया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अदिति के पापा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? डर के मारा उनका दिल सहम गया था। इस दौरान रुद्र के पापा बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त, जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को उस दिन फैक्ट्री में जलने से बचाया। लेकिन अब वो दोनों ही अदिति और रुद्र को मारना चाहते हैं। उसके बाद रुद्र के पापा ने उनका पूरा प्लान उन्हें बताया कि नयनतारा अपने पति के साथ मिलकर कितनी बार रुद्र को मारने की कोशिश कर चुकी है और हर बार उसे अदिति ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बचाया था। कई बार रुद्र की किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन फैक्ट्री वाला प्लान इतना जबरदस्त था कि उसमें रुद्र का मारा जाना तय था। लेकिन ऐन वक्त पर अदिति ने आकर उसे बचा लिया था। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। वो पूरी बात बताने के बाद बोले, और ये मुझे आज ही पता चला है दोस्त, यही वजह थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसको लेकर मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। मैं कल ही पुलिस को बुलाने वाला हूँ। जब ये सब रुद्र को पता चलेगा तो वो तो टूट ही जाएगा। उसने तो अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ ही माना था। उस बच्चे पर तब क्या बीतेगी जिसे वो अपनी माँ समझता था। वही उसे जान से इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी जायदाद चाहिए थी। छी! लेकिन मैं अब उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो दोस्त। ऐसी औरत किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। भाभी जी कितनी शातिर है इसका तो मुझे आज पता चला। लेकिन तुम्हें पुलिस को निश्चित तौर पर हेल्प लेनी चाहिए। ऐसी औरत को तो तुम्हें जेल में भेजना चाहिए। अपने परिवार की इज्जत जैसी बातें दूर, ये तो सच में एक राक्षसी है यार। एक पल के लिए भी भाभी जी को जेल भेजने के लिए मत सोचो। भाई भाभी जी मत बोलो उसे। रुद्र के पापा को अब वो सारे पल याद आने लगे थे जब जो उन्होंने नयनतारा के साथ बिताए थे, जिन्हें वो नयनतारा का प्यार समझते थे। असलियत में वो उनका भ्रम था। वो उन पलों को याद कर रोए जा रहे थे।
रो मत दोस्त, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। जब कोई अपना ही धोखा दे तो फिर इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन तुम्हें कमजोर पड़ने की बजाय उसे सबक सिखाना होगा। क्या तुमने उन दोनों को रूम में लॉक कर दिया था? कहीं वो भाग गई तो? अदिति के पापा ने पूछा। नहीं दोस्त, मैं इतना परेशान था कि सब भूल गया था। ओ माय गॉड, वहां तो रुद्र भी जाएगा, कहीं वो उसे मार ना दे, रुद्र के पापा ने डरते हुए कहा। तभी उन्हें रूम के पीछे से आवाज सुनाई दी। वो उसे नहीं मारेगी, बल्कि अब तुम्हें मरना होगा। रूम के पीछे से जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई दी, वो दोनों ही चौंक गए। भानु, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ यार, कोई बोल रहा था कि वो उसे नहीं मारेगी, बल्कि तुम्हें मारेगी। कौन हो सकता है? अदिति के पापा ने चेयर से खड़े होकर कहा। अचानक से उस आदमी की आवाज सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। पता नहीं, देखना होगा। रुद्र के पापा जल्दी से खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने रूम का दरवाजा खोला। बाहर अब रिमझिम बारिश हो रही थी। हालांकि ठंड अब भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि उत्तरी हवाएं बहुत तेज चल रही थी। कौन है? कौन आकर बोला यहाँ पर? तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।